हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी। आज के इस वीडियो में हम शेयर बेस्ड पेमेंट का एक और टॉपिक देखेंगे, डायल्यूटेड ईपीएस इन केस ऑफ ESOP। पहले हम बेसिक कंसेप्ट और चेंज इन फेयर वैल्यू, ग्रेडेड वेस्टिंग, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में, डायल्यूटेड ईपीएस इन केस ऑफ ESOP। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायल्यूटेड ईपीएस का क्या मतलब होता है। डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है एंटीसिपेटेड फॉल इन ईपीएस। अब एंटीसिपेटेड फॉल का क्या मतलब हुआ, तो देखो कंपनीज की बैलेंस शीट में कई बार क्या क्या होता है। एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर, होते हैं कई बार कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये कन्वर्टिबल है, इनका क्या मतलब हुआ, ये आगे जाके इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आगे जाके इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में, तो ये इंपैक्ट करते हैं ईपीएस को। तो, तो क्या होता है, अगर कई बार इनके कारण, इनके कन्वर्ट होने के कारण जब इक्विटी शेयर बढ़ जाते हैं और अगर ईपीएस कम हो जाता है तो कहलाता है डायल्यूटेड ईपीएस। कैसे, तो सपोज इक्विटी शेयर से 10,000 और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर थी 50,000, तो उस टाइम हमारा ईपीएस था 5। अब सपोज कुछ शेयर्स कन्वर्ट हो गए, कुछ डिबेंचर कन्वर्ट हो गए और इक्विटी शेयर हमारे हो गए 12,000। 2,000 के शेयर्स ये कन्वर्ट हो गए, 2,000 के इक्विटी शेयर बन गए, तो ये हो गए 12,000। सो सपोज अर्निंग बढ़ के हुई है 55,000, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा ईपीएस होगा 55,000 डिवाइड बाय 12,000, ये होगा लेस देन 5। लास्ट टाइम 5 था, लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये डायल्यूटेड ईपीएस होता है। अगर ये कम हो जाता है तो ये जो कैलकुलेशन करनी होती है डायल्यूटेड ईपीएस की, जरूरी नहीं है वो कन्वर्ट हो उसके बाद ही करनी होती है, ये हमें हर साल करनी होती है। जब तक ये कन्वर्टिबल डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर होते हैं तब हमें देखना होता है कि अगर ये कन्वर्ट हो गए तो क्या इम्पैक्ट होगा हर साल। तो इसलिए ये कहलाता है एंटीसिपेटेड फॉल, कि अगर कन्वर्ट हो गए तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये होता है डायल्यूटेड ईपीएस, ओके। अब स्टॉक ऑप्शन के केस में क्या होता है, क्योंकि हम जो शेयर इश्यू करते हैं वो लेस देन मार्केट वैल्यू पे करते हैं, लेस देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे करते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस जो होता है, सपोज एक्सरसाइज प्राइस हमारा 45 है और मार्केट वैल्यू होती है 60, तो एक्सरसाइज प्राइस जनरली हमेशा कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि ये कम रखना होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज को इश्यू कर रहे हैं तो उनको कम पे इश्यू करेंगे तभी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, जबकि मार्केट प्राइस है 60। तो इसलिए अगर कम पे इश्यू करते हैं तो दैट इज ऑल्सो रीजन कि ईपीएस जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी होती है डाइल्यूटेड ईपीएस की। तो पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। सपोज 45 का मतलब 45 शेयर इशू प्राइस है सपोज, ठीक है, और 100 शेयर इशू किए जा रहे हैं, जबकि मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू कह दो से, फेयर वैल्यू वो है 60, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना होता है कि एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड्स कितनी है, कि मतलब उस इश्यू को करने से हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 100 शेयर है, 45 रुपए का शेयर है, तो 4500 ही एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड्स, पहले ये देखना है, ठीक है। ये अभी मैं नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ, ओके। इस के केस में कुछ स्पेसिफिक चीज होगी वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये पहले अपने देखना है एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड कितनी है, फिर हम शेयर अगर हम फेयर वैल्यू पे इश्यू करेंगे तो कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं विद दिस प्रोसीड, शेयर्स एट फेयर वैल्यू। इसे ये भी बोलते हैं कि शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, इश्यूड फॉर कंसिडरेशन। मतलब मैं सिंपली ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं बेसिक यूज कर रहा हूँ। अगर हम फेयर वैल्यू पे इश्यू करते तो कितने शेयर इश्यू होते हैं, तो 4500 रुपए हमें मिलते हैं, फेयर वैल्यू थी हमारी 60, तो हम कितने शेयर इश्यू कर पाते, ओके ये कितना 75 शेयर, ओके।
₹4500 पे अगर हम शेयर रुपए पे 4500 अगर हमें पैसे होते जो हमें इश्यू प्रोसीड है, अगर हम 60 पे इशू करते तो हम 75 शेयर इशू कर पाते हैं, जबकि अभी हमने कितने शेयर इशू किए 100। तो शेयर इशूड माइनस, तो अब हम देखना है कि कितने हमें, तो ये जो शेयर है ये कहलाते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन। तो हमें देखना है कि शेयर इशूड फॉर नो कंसिडरेशन, इशूड फॉर नो कंसिडरेशन। तो जितने शेयर इशू किए हैं हमने माइनस जितने शेयर ऑन कंसिडरेशन इशू किए वो हम लेस कर देंगे, तो हमारा 25 आ जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम देखना है कि एक्सपेक्टेड इशू प्रोसीड्स कितनी है, फिर देखेंगे उस इशू प्रोसीड्स पे अगर हम फेयर वैल्यू पे शेयर इशू करते हैं तो कितने शेयर इशू करते हैं, 75, है ना। तो यहाँ पे हमने शेयर इशू किए हैं 100, जबकि इशू करने चाहिए थे 75। तो ये जो 25 है ये एक्सेस है, मतलब ये वो शेयर है जिसके लिए हमें कोई एग्जैक्टली हमें कोई कंसिडरेशन मिला नहीं है, तो शेयर इशूड फॉर नो कंसिडरेशन 25। तो ये जो आता है अमाउंट, ये जो आता है नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हम एग्जिस्टिंग शेयर्स में ऐड कर देते हैं जब हम ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं। तो नॉर्मल ईपीएस की कैलकुलेशन क्या होती है, अर्निंग प्लस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होता है, ये जो शेयर एक्स्ट्रा आते हैं जो इश्यूड फॉर नो कंसिडरेशन वो हम इसमें और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 25 और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से होता है। अब ESOP के केस में कैलकुलेशन ये रहती है, बस ये जो एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड्स है, ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज प्राइस तो लेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस, ये तो होगा ही, बट इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है इस कैलकुलेशन के बाद, इसमें ऐड हो जाएगा कि अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मतलब हम जैसे जो भी ऑप्शन होता है उसकी जो फेयर वैल्यू होती है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू, वो हम वेस्टिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, अमोर्टाइज करते हैं। तो जो पार्ट ऑफ जो उस वैल्यू टोटल वैल्यू का जो पार्ट अमोर्टाइज नहीं किया है वो हम और ऐड कर देते हैं, अमोर्टाइज वैल्यू अनअमोर्टाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक बार ये हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा है, इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बस ये याद रखिए, ये तो है जितना एक्साइज प्राइस है प्लस अमोर्टाइज वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी ऐड करनी है, ओके। इसको भी मतलब जो भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन है उसको नंबर ऑफ ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ ऑप्शन या शेयर से वो टोटल ऐड करके फिर ये बाकी दो स्टेप की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स, ग्रांट डेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड, नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय, वेस्टिंग कंडीशन, कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 इयर्स, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, एक्सरसाइज प्राइस, वेस्टिंग डेट, एक्सरसाइज डेट दे रखी है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो जब ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है और नीचे हमें फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स दे रखी है, ओके, तो दोनों अलग अलग चीज है, ओके, ये ध्यान रखना है। यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द कंडीशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट और प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन ऑफ ESOP कॉस्ट 2014, 15, 16, 17 की डिटेल्स दे रखी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अलग अलग ईयर्स में हमें कितना एक्सपेंस में चार्ज करना है, ओके। तो फर्स्ट ईयर अगर हम 2014 की बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाइड, यहाँ है कि आगे आने वाले समय सब मिला के टोटल कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो 540 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन दिया है एक एम्प्लॉय को 100 और यहाँ ऑप्शन की फेयर वैल्यू 50, ओके। तो ये कितना हुआ हमारा, एक बार मैं कैलकुलेट करता हूं, सो 540 मल्टीप्लाई बाय 150, ये हुआ है 8,10,000, ठीक है। अब ये 8,10,000 में कितने सालों में रिकॉग्नाइज करना है, 3 सालों में, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा ना 2,70,000। तो फर्स्ट ईयर में, तो यहीं पे मैं साथ में बना देता हूं इस, तो स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ओके। तो पहले साल में आ जाएगा बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन, ओके, ये कितना होगा 2,70,000, ओके। सेकेंड ईयर 2015,
कितने एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं 552। यहाँ पे देखो हमें डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना दे रखा है कि कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए हमें ये एम्प्लॉय लेफ्ट और ये सब घटाने की जरूरत नहीं है। ये हमें डायरेक्टली दे रखा है कितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये कितना हुआ 552 मल्टीप्लाई बाय 300, ये हो रहा है 8,28,000, ये सेकेंड ईयर का। तो इसको डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल हुआ 5,52,000। इनको 2 साल में रिकॉग्नाइज करना था, अमोर्टाइज करना था, और 2,70,000 तो ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट ईयर। तो इस साल उनको कितना करना है 2,82,000, ठीक है। तो ये 14 का था, अब 15 में ये और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,82,000। मतलब बैलेंस में प्रॉपर अकाउंट नहीं बना रहा, मैं जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2016। 2016 में कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 554 एक्सरसाइज करेंगे। तो 554 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15, 554 मल्टीप्लाई बाय 1500, वो हुआ 8,31,000, ठीक है। लास्ट ईयर तक हम कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ये 552 हम ऑलरेडी अमोर्टाइज कर चुके हैं। तो 552 लेस कर देंगे, 552,000 279,000, ये हमें 2016 में ये डालना है 279,000। तो यहाँ हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 16 को 31/16 को कितना 8,31,000। ओके, अब क्या होता है 2017 में हमें पता चला कि 550 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया है और 4 ने एक्सरसाइज नहीं किया है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया उनका पार्ट जो होता है वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हुआ 6,000। ओके, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इधर, ये हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, टू जनरल रिजर्व 6,000। ओके, ये 6,000 चला गया जनरल रिजर्व में, ठीक है। अब शेयर कितने इश्यू कर रहे हैं हम 550 एम्प्लॉय को इश्यू कर रहे हैं। 550 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमें कैश कितना रिसीव हो रहा है 550 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो हमें कैश रिसीव हो रहा है 8 लाख, सॉरी नॉट 15, हमें कैश कितना रिसीव हो रहा है, वो है एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि वो एक्सरसाइज करेंगे तो उस प्राइस पे देंगे, तो वो होगा 45। तो 550 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें मिल रहा है 2475000। ये बाय बैंक, क्योंकि वो तो एक्सचेंज प्राइस पे पे करेंगे 2475000, 24,75,000, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कैपिटल, अच्छा अब जो हमें कंसिडरेशन रिसीव है उसमें कितना कैपिटल है, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ पे उसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 10 रुपए। ओके, तो हमने कितने 550 मल्टीप्लाई बाय 100 और 10 रुपए, 5,000 एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन और 10 रुपए का एक शेयर, तो ये कितना हुआ 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000 हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब देखना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस है 45, ओके, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 15, तो ये हुआ टोटल 60, नॉमिनल वैल्यू है 10, मतलब 50 रुपए हो गई हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सेम 550 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 550 मल्टीप्लाई बाय 5000, ये हुआ 27,50,000, ये हो गया 27,50,000, तो ये टोटल इसकी बराबर हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेट करना है ईपीएस, तो हम बेसिक ईपीएस, एक बार मैं आपको बेसिक ईपीएस बताया था, फिर हम डायरेक्टेड ईपीएस देखेंगे। तो अलग अलग ईयर्स के लिए है 2014,
2015, 2016। ओके, बेसिक ईपीएस में क्या होता है, हम अर्निंग लेते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन दे रखा है 11,90,000, 11,90,000 दे रखा है। बट ये क्या है, ये बिफोर अमोर्टाइजेशन ऑफ दिस कॉस्ट है। तो पहले हमें कॉस्ट अमोर्टाइज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर की ये है 2,70,000, तो इसमें 2,70,000 लेस हो जाएगा, तो कितना होगा ये 9,20,000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर हमें स्टार्टिंग में दे रखे हैं 4 लाख, 4 लाख। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा ये होगा हमारा बेसिक ईपीएस। तो हर ईयर में सेम इस तरह से कैलकुलेशन होगी, प्रॉफिट माइनस अमोर्टाइज कॉस्ट। फर्स्ट ईयर में 2,70,000, सेकंड ईयर में 2,82,000, थर्ड ईयर में 279। ठीक है, वो लेस करना नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, वो हमारा बेसिक ईपीएस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन तो इजी है। अब हम देखते हैं डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है। डाइल्यूटेड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा प्रोसीड्स कितनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने जो एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ हम एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग थे 600, इस ईयर छोड़ दिए 15, तो मतलब एक्चुअल कितने बचे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 585। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें नंबर कौन सा लेना है, मेंबर एम्प्लॉय कौन सा लेना है। सेकेंड ईयर कितने हैं, 600 में से 15 पहले गए, 15 पहले गए, और सेकेंड ईयर में फिर 20 और छोड़ के चले गए 35, तो ये हुए 565। ठीक है, और थर्ड ईयर में कितना है 11, तो 20, 15 और 11 छोड़ के चले गए, मतलब 565 में से 11 4 5 554। ये हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। ईच एम्प्लॉय को हमने ऑप्शन कितना दिया है, 100, 100 और 100। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 585,00, 565,00, 554,00। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज प्राइस कितना है। एक्सरसाइज प्राइस है हमारे पास 45। ओके, हम सबसे पहले, अब देखो नॉर्मल सिनेरियो होता है, नॉर्मल इस सब के अलावा, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्राइस होता है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, वो हमारी इशू प्रोसीड्स हो जाती है। ठीक है, बट इशू के केस में क्या होता है, एक्साइज मतलब जो हमारा कैश में जो रिसीव हो रहा है वो तो है ही, प्लस अमोर्टाइज्ड वैल्यू जो मैंने बताया था, अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू, अमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वो भी हमें ऐड करना है। तो पहले साल के एंड में हम कितना अमोर्टाइज कर चुके हैं, देखो हमारी ऑप्शन की फेयर वैल्यू है 15। यहाँ ध्यान रखना, ऑप्शन की फेयर वैल्यू ये है, शेयर्स की फेयर वैल्यू ये है, तो हमें अभी ऑप्शन की फेयर वैल्यू देखनी है। ऑप्शन की फेयर वैल्यू 15 थी, उसको 3 × 1, मतलब 5 रुपए हम पहले साल अमोर्टाइज कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में मल्टीप्लाई से 10 रुपए अमोर्टाइज कर चुके हैं। ठीक है, पहले साल हमने अमोर्टाइज किया था 5, सेकेंड साल में अमोर्टाइज किया था 5, मतलब टोटल अमोर्टाइज हो चुका था 10, और थर्ड ईयर में पूरा अमोर्टाइज हो गया था। ठीक है, तो पहले साल टोटल 15 में से हमने 5 अमोर्टाइज कर दिया था, तो अनअमोर्टाइज कितना बचा था पहले साल, 5 अमोर्टाइज करने के बाद 10, तो वो अनअमोर्टाइज वैल्यू कितनी है ऑफ ऑप्शन 10। सेकेंड साल के एंड में हमने टोटल 10 अमोर्टाइज कर दिया था, तो अनअमोर्टाइज कितना बचा 5। थर्ड साल के एंड में तो सारा अमोर्टाइज हो गया था, तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड्स। तो एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड में हमें ये भी प्लस ये दोनों इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इन दोनों के चाहो तो हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि कैश हमें कितना रिसीव हो रहा है। तो 58,500 मल्टीप्लाई बाय 45, 58,500 मल्टीप्लाई बाय 45, ये हमारी कैश रिसीव है 26,325,000। ओके, और अब अमोर्टाइज वैल्यू जो है वो कितनी है 10, और पर ऑप्शन 10 है, और ये कितना हो गई है, ये सब मैं हटा देता हूँ। ओके, कैश ही होगा, और अनअमोर्टाइज का कितना शेयर हो गया 58,500। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
तो इसमें 585,000 करेंगे तो ये टोटल कितना होगा, टोटल एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड होगी 3,217,500। तो पहला हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड्स, ठीक है, इस इश्यू में कितना मिल रहा है, ठीक है। अब हमारी फेयर वैल्यू, यहाँ पे अब जब फेयर वैल्यू लेंगे एक शेयर की वो है 60, तो अब हम कहते हैं कि शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, इश्यू फॉर कंसिडरेशन मतलब इस इश्यू प्रोसीड को अगर हम फेयर वैल्यू पे इश्यू करेंगे तो हमें कितने शेयर इश्यू करने हैं, तो वो है 53625, इतने शेयर हमें इश्यू करने थे। अब इश्यू कितने करने हैं, 58,500, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब फेयर वैल्यू पे अगर हम शेयर इश्यू करते तो इस इश्यू प्रोसीड से हम इतने शेयर इश्यू कर पाते, और जबकि हमने 58,500 शेयर इश्यू कर रखे हैं, तो माइनस जब 58,500 करेंगे तो वो आएगा 4,575। ये वो शेयर है नॉट इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो जब हम ईपीएस की कैलकुलेशन करेंगे 2014 के लिए, तो हम क्या लेते हैं, अर्निंग्स कितनी है 11,90,000, उसमें से हम ये एक्सपेंस घटा देंगे 2,70,000, जैसा हमने बेसिक के केस में किया था, तो हो जाएगा 9,20,000। ओके, अब इसमें हम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर में 4 लाख है और ये और ऐड कर देंगे तो हमारे पास रहेंगे 4,04,875। तो जब 9,20,000 को जब से डिवाइड करेंगे, 9,20,000 डिवाइडेड बाई 404,875, तो ये आएगा 2.72, ये होगा हमारा डाइल्यूटेड, हमारा 2.72 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेम टाइप से कैलकुलेशन होगी, यहाँ मैंने लिख रखा है। तो जैसे ये हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो इतना हमें कैश रिसीव होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 5 है अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट, तो ये आ जाएगा, ये हमारा टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स आ जाएगा, एक्सपेक्टेड इश्यू प्रोसीड्स आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे फेयर वैल्यू से, तो यहाँ पे इस ईयर के लिए अलग फेयर वैल्यू दे रखी है, तो उसको डिवाइड बाय 66 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितने, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, तो ये हुआ 2,825,000 डिवाइड बाय 66, ये हुआ 42803। इतने शेयर हमने कंसिडरेशन पे इशू किए हैं, और जबकि एक्चुअल में कितने कर रहे हैं 56500। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारा नंबर ऑफ शेयर नॉट इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये हम इस ईयर में जो भी शेयर थे आउटस्टैंडिंग उसमें ऐड कर देंगे, और अर्निंग्स ओके एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ हमारे शेयर्स कितने हैं 56,500, तो ये है 13,697, ये शेयर हैं जो विदाउट कंसिडरेशन इश्यू है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ईपीएस, तो हमारी अर्निंग कितनी है 12,62,000 2015 की, तो उसमें से अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू कितनी है, मतलब अमोर्टाइज कितना किया हमने 2,82,000 उस ईयर में, तो लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,80,000, उसको डिवाइड कर देंगे 4 लाख, तो हमारे पास शेयर है ऑलरेडी, प्लस ये और कर देंगे, तो डिवाइड बाई 4,13,697, वो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। सेम इस तरह से हम 2016 में भी कैलकुलेशन करेंगे। तो मेन थिंग है ये कि अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू का ध्यान रखना है अपने को, जो है उसको नंबर ऑफ ऑप्शन से शेयर से मल्टीप्लाई करके वो एक्सरसाइज प्राइस वाली वैल्यू में हमें ऐड करना है, ठीक है। और जो भी शेयर्स आते हैं वो जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसमें ऐड करके फिर हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है। इस तरह से हमें डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप लोगों को डाउट आता है तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछें और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आप डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।